कर देना अकाउंटिंग रेशो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अकाउंटिंग रेशो होते क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग से पहले आप रेशो बता दो। आपने अभी तक बहुत सारे रेशोज किए होंगे, बहुत सारे रेशोज के रखे होंगे, सुना होगा ना आपसे पहले बहुत सारे रेशो। रेशो का मीनिंग क्या होता है? चैप्टर के अंदर बाद में घुसेंगे, है ही नहीं कुछ भी इस चैप्टर के अंदर। इतना इजी चैप्टर है, बस छोटे 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 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, इसलिए कई बार बच्चा क्या है, कंफ्यूज फील करता है, अरे ये तो वहां पे था, पता नहीं इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो बस उस पर फोकस रहना है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। ठीक है, फॉर्मूले भी कोई बड़े बड़े नहीं है, कोई याद करने वाले है ही नहीं। अभी जैसे हम चार्ट उसका पढ़ेंगे तो मैं उनके नाम से ही समझ आ जाएगा कि इसके अंदर इससे रेलेवेंट चीजें आ रही हैं। डन? ठीक है, तो अभी पहले हम समझ रहे हैं कि रेशो क्या होते हैं, रेशो का मीनिंग क्या होता है। अभी तक आपने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी रेशो पढ़ा है ना? तो क्या था वो रेशो का मीनिंग क्या था? अगर पार्टनरशिप फॉर्म में, पहले उसी से कोरिलेट करो, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में ये रेशो दिया गया था तो इसका मीनिंग क्या था? रेशो क्यों बोला गया इसको? रिलेशनशिप पार्टनर्स की किसमें? रिलेशनशिप किसी एक से होगी नहीं। अगर रिलेशनशिप है, सपोज एक्स की रिलेशनशिप है, तो उसके लिए वाई का होना जरूरी है, उसी से तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। अकेले आइटम का तो रिलेशनशिप होगा ही नहीं, राइट? तो ऐसे केस में रिलेशनशिप किसका? पार्टनर्स का, किसके साथ? फर्म के प्रॉफिट के, राइट? प्रॉफिट या लॉस के साथ। तो इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। ठीक है, यूजुअली हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं, राइट? तो हमारे पास मीन्स ये प्रॉफिट रेशो है, और अगर इसको हम ऐसे लिखा हुआ है दैट इज अगेन रेशो। और अगर हम इसको नीचे डिनोमिनेटर लगा के लिख देते हैं, फ्रैक्शन के अंदर लिख देते हैं, तो भी इसको रेशो ही बोला जाएगा। समझ में आ गए? आ जाओ अंदर आ जाओ, आगे आ जाओ। वीडियो में नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे वीडियो हम जा रहे हैं सुमन जी। अच्छा दीदी, कौन सा बंद कर दो उसको, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको बोलो थोड़े दिन बाद। ठीक है, घर से है, इम्पोर्टेंट है तो ही क्लिक करो, अदरवाइज मत करो, क्लास के बाद कर। चलिए ठीक है, चल हाँ जी, हम यहाँ पे रेशोज की बात कर रहे हैं, अकाउंट से उसको बाद में कोरिलेट करेंगे। फिलहाल हम रेशो की बात कर रहे हैं कि रेशो होता क्या है। रेशो का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का, आइटम कोई भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, उसका किसी दूसरे फैक्टर के साथ जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, उसको इस फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, डॉट की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में जब दिखाया जाता है तो उसी को रेशो। अभी इससे पहले जब तुमने ये कॉमन साइज स्टेटमेंट किया था या कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, तो कॉमन साइज के अंदर तुमने क्या एस्टैब्लिश किया था कि पर्टिकुलर लायबिलिटी, सपोज क्रेडिटर्स, टोटल लायबिलिटी के इतने परसेंट है, तो क्या था? परसेंटेज के अंदर शो किया था, रेशो था। कैसे निकाला था रेशो? ऊपर जो भी, सपोज क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, क्रेडिटर्स डिनोमिनेटर के अंदर टोटल लायबिलिटीज लिखा था इनटू 100, परसेंटेज में लिखने के लिए आपने 100 की मल्टीप्लाई की थी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही सिंपल रेशो में या पॉइंट में भी निकल के आ सकता, वो भी रेशो था। समझ में आ गया? तो रेशो का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर आइटम का रिलेशन दूसरे पर्टिकुलर आइटम के साथ स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब कि अगर सैलरीज पे की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सैलरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के कितने परसेंट? ठीक है, सपोज टोटल जो प्रॉफिट है वो आपको 1,00,000 रुपए का हुआ है, राइट? इसमें से आपने सपोज 15,000 की सैलरीज पे करी है, तो कैसे करोगे उसका? टोटल सैलरी जो भी दी है, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय जो सेल्स की इनकम थी,
उसको परसेंटेज के अंदर अगर ऐसे ही लिखना है तो ऐसे ही करके लिख दो 0.15, और अगर परसेंटेज के अंदर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो इंटू 100 कर दो। समझ में आ गया? मेनली ये रेशो एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ रिलेशन, भाई वो उस पर्टिकुलर आइटम का कितना है, कितना परसेंट सेल्स का इतना हिस्सा सैलरी देने में जा रहा है। ठीक है, सेल्स क्या है? हमारी इनकम ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का इतना पर्टिकुलर हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों में खर्च हो रहा है। टोटल जितने भी एसेट्स हैं उनका इतना पोर्शन जो है वो डेटर है। ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, बहुत सारे रेशोज पढ़ेंगे, अलग अलग नाम से पढ़ेंगे। तो हमेशा एक आइटम के साथ दूसरा आइटम वहां पे फॉर श्योर होगा। जब जैसे ही तुम फॉर्मूले को समझ लोगे वैसे ही तुम्हें वो फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, बहुत जल्दी से बहुत इजीली हो जाते। ठीक है, तो इससे पहले अब इसको हम किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हैं। आगे चाहे तो आप डॉट लगा के शो कर दो रेशोज में, इसको हम प्योर फॉर्म बोलते हैं। कई बार जैसे हमारे पास सपोज आ रहा है 1/1 इन जनरल, तो इसको हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, या 2/1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 2:1, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या इसको अगर परसेंटेज के अंदर लिखना है तो 200% करके लिख सकते हो। 200% कैसे आया? इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? किसी भी फॉर्म में लिख दो, शो यही होगा कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है, सपोज ये हमारे एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो हमारे एसेट हमारी लायबिलिटी के डबल है, ये शो कर रहा है। हमारे एसेट्स हमारी लायबिलिटी के 200% है, तो भी वही बात है। किसी भी लैंग्वेज में किसी में भी बता दो, हमेशा दो आइटम का यहाँ पे रिलेशनशिप बने। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब भी आप किसी एक इंडिविजुअल फैक्टर को किसी दूसरे इंडिविजुअल फैक्टर में से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे तो उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को या उस पर्टिकुलर रेशो को, उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को आप रेशो करें। समझ में आ गया? सिंपल, आपसे कोई भी पूछ ले रेशो क्या होता है भाई, तो रेशो आप बताओगे दो पर्टिकुलर आइटम का रिलेशनशिप, वन आइटम का रिलेशनशिप, वो उसका इतने परसेंट है या वो उसका इतना हिस्सा है। इसके अंदर क्या था? प्रॉफिट के 10 हिस्से किए गए थे, 10 में से 5 एक के में, 10 में से 5 एक के में, राइट? टोटल प्रॉफिट कितना था जो 10 हिस्सों में बटा है, तो 10 में से 5 एक के हिस्से में गए, 10 में से 3 एक के हिस्से में गए, और 10 में से 2 हिस्से जो है वो एक के हिस्से में गए। तो टोटल में से उसका पर्टिकुलर शेयर यहाँ पे दिखाया गया, वो भी रेशो में था। समझ में आ गया? तो अब इस रेशो को हम पार्टनरशिप में ना पढ़ के अकाउंट्स में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स क्या थे जो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो? एसेट, लायबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, शेयर कैपिटल, ठीक है, कैश वगैरह, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उन सबके साथ उनका रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, एक एक का। क्लियर? ठीक है, तो जितने भी आइटम हमारी बैलेंस शीट के अंदर होते हैं वो सब कवर होते हैं। और यूजुअली आपके एक स्कूल के अंदर छुट्टियां पढ़ने से पहले, समर ब्रेक होने से पहले ये रेशो एनालिसिस का चैप्टर करवाया जाता है, और आपसे बोल दिया जाता है कि एक बैलेंस शीट कोई भी उठा लेना किसी भी कंपनी की, और रेशो एनालिसिस करके कोई प्रोजेक्ट बना लेना, हमारा प्रोजेक्ट तैयार होता है। इसलिए ज्यादातर जो है एग्जाम से पहले वाला चैप्टर करवा दिया जाता है। तो जिस भी स्कूल के अंदर ये सबसे पहले स्टार्ट की जाती है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि छुट्टियों में बच्चा जो है अपना प्रोजेक्ट फाइल बना लेगा रेशो एनालिसिस के बेस पर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो आपकी बैलेंस शीट होगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसका पोस्टमार्टम करना है, ये इसका इतने परसेंट, ठीक है, ये इसका इतने परसेंट है, ये इसका इतना हिस्सा है, ये इसका इतना है। उधार सेल्स टोटल सेल्स से करोगे, डेटर टोटल सेल्स से रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे, पता चलेगा कि टोटल सेल्स में से उधार तो इतनी है, टोटल परचेज में से उधार तो इतनी है, क्रेडिट परचेज, ठीक है। सबको इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज में या रेशियो, बस और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मेनली 4 तरह के रेशो होते हैं जिनको आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, फाइन। फर्स्ट वन आपके पास होता है लिक्विडिटी रेशियो। फाइन, लिक्विडिटी रेशियो
लिक्विडिटी रेशो क्या शो कर रहा है, पूरे चार्ट को हम एक साथ कर रहे हैं, फिर एक एक करके करेंगे, ठीक है, फिर एक एक के अंदर जाएंगे। लिक्विडिटी के नाम से क्या समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश, ठीक है। तो जब हमें ऑर्गेनाइजेशन के कैश की कंडीशन जाननी होती है कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है और कितना कैश है जिसको हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब आपके क्विक कैश में अवेलेबल है, या कितना कैश है जिसको हम क्विक फॉर्म में तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2-4 महीनों का अगर टाइम मिले तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी की बात हो रही है कि कितना कैश ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, तो उसके लिए हम ये रेशो पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ऐसे ही नहीं रहेगा, इसके अंदर अगेन हमारे पास दो रेशो होंगे। एक रेशो हमारा बोला जाएगा करंट रेशो, ठीक है। करंट रेशो मतलब करंट में, करंट एसेट का मतलब क्या हो गया, करंट की बात कर रहे हैं, विद इन 12 मंथ, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर जिस पैसे को हम यूज कर सकते हैं, एक साल के लिए हमारे पास कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, कि अगर अचानक से फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ गई तो क्या फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल है, इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है जिसको वो मतलब मीट आउट कर सकता है, डेटर्स जितने भी करंट एसेट्स हैं वो सब होते हैं, राइट। दूसरी तरफ एक हो जाएगा आपका क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स या क्विक रेशो जिसको हम बोलेंगे, और मेनली इसको लिक्विड रेशो भी बोला जाता है। डन। क्विक नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्विकली 12 महीने का वेट कर सकते हैं, अभी 2 दिन में 4 दिन में कितना कैश अवेलेबल है कि अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई जो कि 2-3 दिन में ही सेटल होनी है, 1 हफ्ते में ही सेटल होनी है, तो क्या हमारे पास इतने एसेट हैं जिन्हें हम बेच के अवेल कर सकते हैं, बोला जाता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, राइट, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले हैं अलग अलग, जैसे इसका क्या फॉर्मूला होगा, अगर हम करंट रेशो की बात कर रहे हैं, करंट रेशो की बात कर रहे हैं तो करंट रेशो के लिए जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट की बात हो रही है, 1 साल का टाइम है, 12 महीने का टाइम है, 4 महीने में, 6 महीने में अगर हमें किसी चीज की पेमेंट करनी है तो क्या हमारे पास पैसा है, लिक्विडिटी है, तो इस लिक्विड रेशो के अंदर हम इसको चेक करें, राइट। और जो इसका एक आइडल रेशो बोला जाता है, जो कि आपसे एमसीक्यू में, प्रोजेक्ट वाइवा पे, जो भी आपका एग्जामिनर वगैरह आता है वो भी कई बार पूछ लेता है कि कितना आइडल रेशो होना चाहिए करंट रेशो, तो दैट इज 2:1, क्लियर। तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम ये ले रहे हैं 2/1, मतलब कि 2:1, या इसको सिंपल 2 भी लिख सकते हो, तीनों फॉर्म, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म, ये रेशो फॉर्म, ये प्योर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में समझ में आ गया। यूजुअली बोला जाता है 2:1, 2:1 का मीनिंग क्या है, आपके करंट एसेट लिक्विड करंट लायबिलिटीज के डबल होने चाहिए, करंट लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर पे करनी है, आपके करंट एसेट जो है उसके डबल होने चाहिए, अगर डबल होंगे इट मीन्स कि आप जो है एक अच्छी पोजीशन में हो कि अचानक से अगर कोई लायबिलिटी आ भी गई तो आप पे कर पाओगे, राइट। समझ में आ गया, कितना कैश, इतनी लिक्विडिटी आपके पास है जिसको आप अचानक से पे कर पाओगे। डन, क्लियर हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्विक रेशो। अब क्विक रेशो का मीनिंग क्या हो जाता है, क्विक रेशो मीन्स क्विकली, जहां पे आपको महीनों का टाइम नहीं है आपके पास, आपको अभी 2-4 दिन में, हफ्ते में करनी है, और इतनी जल्दी करंट एसेट्स के अंदर कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनको इतनी जल्दी से नहीं बेचा जा सकता, जैसे कि इन्वेंटरी, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने परचेज किया है, आप बेचने जाओगे उसको आपका इतना प्राइस नहीं मिलेगा, या अचानक से एकदम से आप उसको नहीं बेच सकते, राइट, क्लियर हो गया। तो स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जो प्रीपेड कर दिए, अब आपके एसेट है, वो एक्सपेंस थे, प्रीपेड करके बैठे हुए हो, पहले से पेमेंट करके बैठे हो, राइट। तो जब कैश चला गया तो फिर अब वो आपके किसी यूज में नहीं है, तो उसको एसेट में एक पर्ची की तरह दिखा सकते हो, बस हाँ हमारे पास ये प्रूफ है कि पेमेंट करना, कैश तो चला गया, लिक्विडिटी तो चली गई, राइट।
तो इन्वेंट्री और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिया जाता है, उसके बाद जितने भी करंट एसेट बचते हैं, करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ रहा था, कैश, बैंक, देन इन्वेंट्री था, डेटर्स था, बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें थी जो आपके यहाँ पे आ रही, उसमें से इन्वेंट्री को आप माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा वो आपका क्विक एसेट बोला जाएगा। क्लियर हो गया? डन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दोगे, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे क्विक एसेट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्विक एसेट्स, राइट, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। डन। और ये अगर 1.5 भी होती हैं, मतलब आपकी 1 लाख की लाइबिलिटी है, तो आपके पास 1.5 लाख के अगर क्विक एसेट्स अवेलेबल है, दैट इज आइडल, दैट इज गुड थिंग, फाइन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कई बार हो जाता है, हम एक बार इसी की डिटेल में पूछते हैं, आगे पढ़ने भाई इधर चलेगा, चलो इसको समझने पहले। अब अगर हम आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर जो हम करंट रेशो पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअली इनफ है, राइट? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये रेशो हमारा सिंपल, ये जो है करंट रेशो, अगर ये हमारा सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं 3:1 हो जाता है, 3:1, तो ये अच्छा है या बुरा है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा है या खराब है? अच्छा है, पक्का? इसका मीनिंग क्या है? एसेट्स ज्यादा है, यस यस। अगर हम लैक्स में वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख की लाइबिलिटीज हैं और 3 लाख के एसेट्स आपके पास अवेलेबल है, मतलब 3 लाख का कैश आपके पास अवेलेबल है, जिसको आप एक शॉर्ट टाइम के अंदर यूज कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? पक्का? क्या पढ़ रहे हो? बोलो, आपका ओपिनियन नहीं आया? अच्छा है या नहीं? 3:1 अगर रेशो रहता है तो अच्छा है या नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में लिख देना, ठीक है? हाँ जी, अच्छा है या नहीं सबका? जिनके स्कूल में रेशो हो चुका है उनका भी आंसर यही है या कुछ वेरी करेगा? हमें तो ये पढ़ाई ना, फॉर्मूला लिखवा दिया, इस फॉर्मूले याद नहीं हुआ। यस सर, ठीक है, अब हम ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। हाँ जी, 3:1 अगर आपका लिक्विडिटी रेशो रहता है, लिक्विडिटी रेशो के अंदर करंट रेशो अगर 3:1 रहता है, दैट इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट गुड। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, लिक्विडिटी कितनी है फर्म की, और आपने कर क्या रखा है, आपने एक पैसा जो है, एक बड़ा अमाउंट, रिक्वायरमेंट से ज्यादा, रिक्वायरमेंट कितनी है कि लायबिलिटी के डबल भी होंगे तो काफी है, अच्छा है, that is good to have double your assets as compared to your liabilities, that is good। लेकिन आपने उससे भी ज्यादा अगर एसेट्स के अंदर ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इससे लिक्विडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है आपकी, पैसा ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर ये पैसा ब्लॉक यहाँ नहीं होता, जो कि बाद में भी हो सकता है, क्या खरीद रखा होगा, इससे इन्वेंट्री खरीद रखी होगी, है ना, इससे उधार सेल कर रखी होगी, यही तो कर क्रिएट हो रखा होगा। तो आपने उधार में पैसा ब्लॉक कर रखा है, आपने इन्वेंट्री का ओवर स्टॉकिंग कर रखी है, राइट? इसकी वजह से ये एसेट ज्यादा है, जो कि गलत है, लिक्विडिटी तो नहीं है, जितनी ज्यादा उधार सेल है उतने ही बैड डेट के चांसेस है। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपने अपने पैसे को, आप लिक्विडिटी रेशो निकाल रहे हो, राइट? लिक्विडिटी का मतलब है जितना ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल, लेकिन यहाँ तो आपने पैसा ब्लॉक कर रखा है एसेट्स के अंदर, समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में या किसी में भी पूछ लिया जाए कि अगर 2:1 मतलब आइडल क्या है, तो आइडल तो आप 2:1 बोलोगे, करंट एसेट शुड बी डबल ऑफ करंट लायबिलिटीज, राइट? वो तो आप बोलोगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा आपके करंट एसेट्स हैं
और रेशो आपका यहाँ 2 से ज्यादा आ रहा है, 2.5:1, 3:1, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। समझ में आ गया? इट शोज द ब्लॉकेज ऑफ योर लिक्विड। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया? चलिए, नाउ ये आपका लिक्विडिटी पोर्शन कंप्लीट हो गया है इसके अंदर। तो अभी आज ये भी करोगे या आगे बढ़ा दूं सारे? मैं सोच रही थी पूरे उसका ओवरव्यू दे देती। चलो फिर ठीक है, आज आपका यही करो। अभी नाम समझ लेते हैं पहले कौन कौन से होंगे। दूसरा, एक तो लिक्विडिटी रेशो कर रहे हो, उसके अंदर हम ये आज करेंगे, आज की क्लास में यही करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। डन। दूसरा आपके पास आ जाएगा सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब सॉल्वेंट, कंपनी कितनी फाइनेंशियली पावरफुल है, कितने एसेट हैं, कितनी प्रॉपर्टी है कंपनी के पास। कंपनी को अगर बैंक से लोन लेने की जरूरत जाएगा, कंपनी कितनी साउंड है, कंपनी की गुडविल कितनी अच्छी है मार्केट के अंदर, कितना अच्छा प्रॉफिट कमाती है। सॉल्वेंसी, अपनी जो लायबिलिटीज है उनको टाइमली पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये सब। डेट इक्विटी रेशो और 3-4 रेशो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हम यही पे करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? सॉल्वेंसी शो करेगी कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट? फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट रेशो जो आएगा दैट वुड बी एक्टिविटी रेशो होगा। एक्टिविटी रेशो मतलब क्या एक्टिविटी है? अब यहाँ पे वो कराटे खेलने तो नहीं जाएगी, क्या एक्टिविटी करेगी कंपनी? तो बिजनेस ऑपरेशन जो भी उसका काम है, कंप्यूटर बनाती है तो कंप्यूटर बनाएगी, फ्रिज बनाती है फ्रिज बनाएगी, सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये इसकी एक्टिविटीज है, राइट? तो एक्टिविटीज के अंदर डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, राइट? उनके बेस पे डेटर्स टर्नओवर रेशो कितना है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो कितना है, वगैरह वगैरह, इसको हम टर्नओवर रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो एक्टिविटी रेशो को हम टर्नओवर रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर हम कई 3-4-5 रेशोज पढ़ेंगे जो कि टर्नओवर के नाम से आएंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो वगैरह वगैरह, राइट? और नेक्स्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिट कितने तरह के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? कितने तरह के प्रॉफिट होते हैं? प्रॉफिट तो एक ही सुना था, ऐसे नंबर। कितने तरह के प्रॉफिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? हाँ जी, ऐसे शब्द नहीं मत दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, और बहुत बढ़िया। चलो, एवरेज प्रॉफिट वर्ड भी यूज किया जाएगा। हाँ, सुपर प्रॉफिट, अच्छा, गुड, चलो कुछ तो रिकॉल किया, कुछ तो कोरिलेट किया। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट 11 में निकाला था, नेट प्रॉफिट निकाला था, और तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 11 के अंदर निकाला था, लेकिन आपको को याद नहीं होगा। स्पेसिफिक वीडियो मैंने डाल रखी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड, देख लेना क्या आते हैं उसके अंदर, ठीक है? पॉइंट इज कि यहाँ पे हमारे पास जो अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स होंगे, टोटल सेल में से, सेल हुई हमारी 1 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, लेकिन उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ है? सेल्स और प्रॉफिट सेम है, अलग है? अलग है भाई। सेल्स टोटल रेवेन्यू है, इतना पैसा आया है, लेकिन इसमें से खर्चे नहीं काटोगे अभी, खर्चे भी तो हुए, तो खर्चे काटने के बाद में जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट बोला जाएगा, ठीक है? जब फैक्ट्री की बात कर रहे हो तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा, जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तो नेट बोला जाएगा, और जब सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस के खर्चों को माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाएगा। तो उसके अलग अलग रेशोज यहाँ पे करोगे। समझ में आ गया? एक एक करके एक दिन में एक ही रेशो करेंगे, उसी के वो करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो के अंदर 2 रेशो हैं, 2 कौन कौन से हैं? करंट एसेट, करंट रेशो और क्विक रेशो। तो करंट रेशो के अंदर क्या फॉर्मूला रहेगा आपका? करंट रेशो नाम से समझ में आ रहा है, करंट होंगी दोनों चीजें, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट? और जब हम क्विक की बात करें, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और क्विक एसेट्स क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा,
कि करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको क्विक एसेट कहते हैं। समझ में आ गया? ये कर लोगे डन। जो भी क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा इन दोनों फॉर्मूले से। अब यहीं पे अब हम जब यही वाला टॉपिक कर रहे हैं तो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो कि कई बार आपको वर्किंग कैपिटल के नाम से क्वेश्चन दे दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल के नाम से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल इतना है, ठीक है, जिसमें से करंट लायबिलिटीज इतनी है। अब आप करंट वो निकालो, करंट रेशो निकालो। कैसे निकालोगे? लॉस्ट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? जो रूटीन के खर्चों के लिए पैसा यूज हो रहा है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। होता है ना, उसको खरीद के लाना, उसकी पेमेंट करनी है, उसको वेजेस देने हैं, रिक्शे वाले का किराया देना है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो रोज का खर्चा है रूटीन का, उस पैसे को क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में, फाइनेंस की लैंग्वेज में, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? इसको सही से राइट। अब एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि टोटल वर्किंग कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन के सपोज 10 लाख है और करंट लायबिलिटी जो है वो 2 लाख है, तो करंट एसेट की वैल्यू निकाल लोगे? निकल जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? करंट एसेट्स, आपके करंट एसेट्स इक्वल्स टू 8 लाख आ गए। सॉरी, कितने आएंगे? 12 लाख। समझ में आ गया? तो करंट एसेट आपके कितने? 12 लाख। तो अब आप जब करंट रेशो निकालोगे तो कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6:1 आ गया। बहुत ही बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, सारा पैसा अपनी इन्वेंटरी में ड्रॉप करके बैठा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अगर वर्किंग कैपिटल की लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाता है तो कई बार आपसे दिया जाएगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है वो 2:1 की रेशो में है या 3:1 की रेशो में है, 2.5, मतलब उनका रेशो दे दिया जाएगा। ठीक है, कि करंट जो रेशो है वो इतना है और करंट रेशो उसके डबल है। तो आप यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करोगे? इसका मतलब क्या है? करंट रेशो तो आपको दे दिया, वर्किंग कैपिटल में से कुछ दे दिया जाएगा, वहां से आप कोरिलेट करके पहले एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अलग अलग निकालोगे और फॉर्मूला इस तरह से क्वेश्चन होंगे। लाओ दिखा दो, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। कोई भी एक देर का मान भी बात है ना, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन निकालो जरा। और इसके अंदर ये नंबर क्वेश्चन ज्यादा है, टफ नहीं है, फटाफट फटाफट से 1-1 मिनट में होते चले जाएंगे सारे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको करंट रेशो निकालना है और क्या दे क्या रखा है? बहुत सारे करंट एसेट्स दे रखे हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज दे रखी है। सारे करंट एसेट्स को ढूंढ के प्लस कर लो, सारी करंट लायबिलिटीज को ढूंढ के प्लस कर लो। ठीक है, दोनों मिल गए, रेशो निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं इसको करवाऊंगी, अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अगर करवाना है तो बोलो। क्वेश्चन की शक्ल देख के मत डरो, है नहीं कुछ भी, सारे एसेट्स दे रखे हैं। राइट, जैसे कि क्या क्या दे रखा है, चलो एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं डेट और करंट एसेट्स की बात कर रही हूँ। करंट एसेट में क्या क्या आता है? डेटर्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आता। ये करंट एसेट नहीं होगा, ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इसको, तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा और लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है, वो नहीं आएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट लेने हैं। समझ में आ गया? चलिए, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आएगी, इन्वेंटरीज करंट एसेट है। ठीक है, और एक्सपेंस पेबल
ये करंट लायबिलिटीज कर दोगे, ढूंढ के प्लस करके सॉल्व कर दोगे। चलिए एक वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करंट रेशो निकालना है जिसके अंदर आपको फिक्स्ड एसेट मतलब एक तरफ लायबिलिटीज दे रखी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास कितना है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है और फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 10 लाख का। तो भाई साहब बैलेंस शीट आपको बनानी है यहाँ पे। आप सोचो टोटल एसेट 20 के हैं और 10 के फिक्स्ड है, तो करंट कितने के हैं? सुनाई नहीं, देख रहे 20 के टोटल एसेट है, तो उसमें से आपको करंट यहाँ पे कितना दे रखा है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट आपको दे रखे हैं 10 लाख के और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 6 लाख की। तो यहाँ से करंट एसेट निकल जाएगा, इन दोनों को 20 में से माइनस कर दो, 4 लाख रुपए के करंट एसेट आएंगे। आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, या हवा में जा रहा है? वेरी गुड। चलो देखो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो कर लोगे, फर्स्ट में तो कोई इशू नहीं है। चलिए सेकंड वाला देखो एक बार। सेकंड वाले के अंदर क्या है, आपको दे रखा है टोटल एसेट। यहाँ पे हमारी एसेट्स है और यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज होती है बैलेंस शीट के अंदर, राइट। एसेट का टोटल समझो, रटो मत। टोटल एसेट कितने के दे रखे हैं, 20 लाख के, जिसमें से फिक्स्ड एसेट आपको दे रखे हैं कितने, 10 लाख के। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये भी एसेट ही है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट आपकी दे रखी है 6 लाख की, राइट, ठीक है। तो कितना बचेगा इधर, 20 में से 16 तो फिक्स्ड है, तो कितना बचेगा, 4 लाख करंट एसेट बचेगा, निकल गया, ठीक है। सेम मैनर में जो इसका टोटल है वही इसका भी टोटल होता है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड का भी वही टोटल होगा, ठीक है, क्लियर है। अब लाइबिलिटी साइड में क्या दे रखी है आपको, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है और नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब कि ये तो शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है कितने का, 1280 का, और दूसरे आपको एक और नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 520 की। टोटल कितनी हो गई, 80। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई, निकल गई, निकल गई। ऐसे ढूंढ के निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेगी, कितने इतने से क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे आप, ठीक है। ज्यादा कुछ करना है, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ये कि लॉगरिथम लगाना है या ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, छोटे छोटे प्लस माइनस डिवाइड करने हैं, तो डायरेक्ट नहीं मिलेंगी वैल्यूज आपको, वैल्यूज ढूंढ के निकालनी है और फिर बस सिंपल प्लस माइनस ऐसे फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है, डन। वर्किंग कैपिटल वाला भी देख लो एक बार, थर्ड वाला क्वेश्चन अभी आगे तुम्हें सॉल्व करना, मैं नहीं करवाऊंगी, डन, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ठीक हो जाएगा। करंट एसेट थर्ड वाले क्वेश्चन में दे रखे हैं 20 लाख के, इन्वेंट्री 10 लाख की दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 12 लाख का। करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं, 20 लाख के, इन्वेंट्री 10 की दे रखी है, ठीक है। तो यहां से क्विक एसेट निकल सकता है, इन्वेंट्री हटा दो, है जी, तो 10 की क्विक होगी। अगर अब देख लोगे हमें क्विक निकालना है या नहीं निकालना, तब ज्यादा सेंटी होना नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 12 लाख। तो जब 12 लाख आपका वर्किंग कैपिटल है, ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 20, तो ये निकल जाएगी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर माइनस कर दो, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे, 12 है ना, 8 लाख रुपए, चलिए 8 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो करंट एसेट भी निकल है दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी निकल जाएगी, समझ में आ गया, समझ में आया, आर्यन पता है ना क्या करंट एसेट क्या करंट लाइबिलिटीज है, राइट। चलो अब सॉल्व करने स्टार्ट करो क्वेश्चंस। बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है,
तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Thank you for watching. Keep watching, keep learning, and don't forget to share. Keep sharing. Thank you.